स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर हम पूछ रहे हैं कि क्या घिर गई ममता। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि बंगाल में जल्द से जल्द चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाए। पार्टी ने शिकायत की है कि ममता सरकार वोटर्स लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम जुड़वा रही है। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी सौंपी है। अफसरों के व्यवहार को लेकर भी गृह मंत्रालय और बंगाल सरकार के बीच बड़ा टकराव सामने आ चुका है। तो क्या बीजेपी बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगवा देगी? दूसरी तरफ ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के भीतर से उठती बगावत से भी निपटना होगा। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव की दिलचस्प पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो क्या इस बार ममता दीदी घिर चुकी हैं? इसी पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, टीएमसी से जुड़ रहे हैं समर्थक बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हमारे साथ है कार्यक्रम में, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी और वकील आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपने ही घर में घिर चुकी हैं? तो क्यों ना इसकी शुरुआत बादल साहब आपसे ही की जाए। बीजेपी जिस तरह के मुंह पर है, जिस तरह की शिकायतें हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वोटर लिस्ट को लेकर हो, अब चुनाव आयोग में पहुंच के शिकायत की है कि आप आचार संहिता जल्द से जल्द लागू करें। बीजेपी की ये मांग अपनी तरफ जायज है, नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं, वो गिरी हुई दिख रही हैं? देखिए विपिन जी, मैं आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आप चुनाव ऑफिस में भाजपा गया दिल्ली में, मैं भी बहुत बार चुनाव ऑफिस में गया, बहुत सारे काम लेके। चुनाव ऑफिस में चुनाव जब आते हैं तो अब पार्टी में सरकार पक्ष या विपक्ष जो भी रहता है वो इधर उधर करते हैं, जाते हैं। और कल भी चुनाव आयोग से ऑफिसर आएगा और डीएम के साथ, एसपी के साथ, कमिश्नर के साथ बात करेगा। ऐसा तो नॉर्मल बात है। और बंगाल में मैं कहने की एक बात देख रहा हूँ, मैं ममता बनर्जी इतना अच्छा काम किया। 34 प्रकल्प के ऊपर सारे बंगाल और बंगाली के हर घर में साथी चुनाव और रास्ता पानी, जन्म होगा तो 5,000, शादी में 25,000, स्कूल में फ्री, स्कूल में 35,000 रुपया, हर जगह में हर विषय में ममता बनर्जी इतना अच्छा काम किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ भाजपा किसी न किसी कारण ममता बनर्जी का बदनाम करने का कोशिश 6 महीना 1 साल से किसी न किसी कारण से कर रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजते विपिन जी, क्योंकि यहाँ का बीजेपी का जो अध्यक्ष है उदय साहब दिलीप घोष है, हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ हिंसा फैलाते हैं, किसी को मारने का बात कहते हैं, शमशान में भेजने का बात है, पुलिस पिटाने का बात करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कहते हैं। और राज्यपाल का बात भी आपने कहा है, राज्यपाल जो हर दिन देखिए उनका खुद का गवर्नमेंट है, ओरिजिनल गवर्नमेंट राज्यपाल का खुद का होता है, लेकिन हर दिन कहना कि उन लोग क्या कर रहा है, वो भाजपा का किसी न किसी विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर वो भाजपा का समर्थन ले रहे हैं। लेकिन टीएमसी के 100 के ऊपर 2 साल के अंदर टीएमसी के 100 के ऊपर कार्यकर्ता हत्या किया है, भाजपा द्वारा हत्या किया गया, लेकिन एक भी नाम नहीं आ रहा है कि टीएमसी का कार्यकर्ता को क्यों हत्या किया जा रहा है। और कोई घटना घट जाए तो होता जैसे जेपी नड्डा आया बंगाल में। तो बादल साहब, आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सारी चीजों से, कुछ होना जाना नहीं है? एक ही लाइन में कह देता हूँ विपिन जी, एक ही लाइन में कह देता हूँ, 2021 विधानसभा चुनाव में और 20 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ और पूरा देश में ममता बनर्जी के खिलाफ जितना बोलेगा, ममता बनर्जी को जितना टारगेट करेगा, बंगाल के आदमी, बंगाल के महिला, शिशु, किसान समेत सब एकजुट कर ममता बनर्जी को फिर हैट्रिक में। ठीक है प्रेम शुक्ला है, ठीक है, बीजेपी से प्रेम शुक्ला है। शुक्ला साहब, बादल साहब कह रहे हैं कि जितना टारगेट करेंगे आप ममता बनर्जी को, उतना उनके फेवर में जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी कोई टारगेट नहीं करेगा, बल्कि ममता बनर्जी उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। और इनकी टारगेटिंग जो है वो लोकतांत्रिक ना होके तानाशाही और फांसीवादी है। 130 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का क्या संकेत है? यही संकेत है कि इनको लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं होने के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस साहस के साथ, जिस तरह से बंगाल में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जिस तरह से काम किया है, वैसे में बंगाल में
पूरी तरह से सुशासन संस्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनादेश आना सुनिश्चित है। इसकी आशंका स्वाभाविक तौर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कारवां पर जिस तरह से हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी की कार को जिस तरह से तोड़ा जाता है, जिस तरह से कोरोना के काल में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सेवा दे रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष, सुभाष सरकार, अर्जुन सिंह, इन सबको जिस तरह से डिटेन किया जाता है, ये सब किस बात का संकेत है? ये सब इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक ढंग से मुकाबला करने की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में क्षमता नहीं है। तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी हिंसा का सहारा लेती है, भ्रष्टाचार का सहारा लेती है। अम्फान जैसे तूफान के समय भी उनको जब जनता की सेवा की आवश्यकता होती है तो जनसेवा करने की बजाय वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। जिस तरह से टोलेबाजी चल रही है बंगाल में, उस टोलेबाजी के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से जिस तरह का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, उससे क्षुब्ध होकर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसा पर आमादा होते हैं, वह इनकी बौखलाहट का संकेत है। और स्वयं अब तो ममता बनर्जी बौखलाने पर आमादा हो गई है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग तो आप जब जाते हैं चुनाव आयोग के पास तो आपके कई सारे मुद्दे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी दिक्कत है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी हो रही है। आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है चुनाव आयोग आपकी इन बातों को मान के कुछ आचार संहिता को जल्दी लेकर आएगा? देखिए, हमारा दायित्व तो है कि निर्वाचन आयोग के ध्यान में उन सारी गड़बड़ियों को सूचित करें जिन गड़बड़ियों के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो मतदाता के मन में जो है डर भरा जा रहा है, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। ये सारी हत्याएं चुनाव को टारगेट करके ही की जा रही है ना जी, ठीक है। चुनाव को टारगेट करके जो कुछ हरकतें की जा रही हैं, उन पर स्वाभाविक तौर पर हमको संवैधानिक ढंग से अपने पक्ष को रखने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष हमने अपनी बातें रखी है। ठीक है। आलोक मेहता जी, अब बीजेपी का ये जो एक मूव है कि वो चुनाव आयोग में गए हैं और उन्होंने तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग के सामने रखी, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर वोटर लिस्ट तक की, इसको एक जनरल मूव के तौर पे देखें या इसके पीछे अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा करके क्या करना चाह रही है आखिर बीजेपी? क्या वो उन तमाम मतदाताओं के मन में कोई एक विश्वास पैदा करना चाहती है जहां कई जगह यह है कि हिंसा की आशंका होती है, वोटर वोट तो देना चाहता है लेकिन जिस तरह की पृष्ठभूमि बंगाल के पास है वो कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहती हैं, या वो ऐसा करके ममता बनर्जी पे इनडायरेक्टली एक प्रेशर बनाना चाहते हैं? इस मूव को समझे कैसे? देखिए विपिन जी, ये निश्चित रूप से बीजेपी आगे चुनाव से हमेशा पहले तैयारी करती है और जो इस हिंसा की स्थिति पिछले एक साल में दिखाई दी है, कुछ महीनों के दौरान तेजी से बढ़ती गई है। और इसलिए मैं खाली बीजेपी और ममता की बात न करें और इस पूरे परिस्थिति पर आप देखें तो मुझे एक मिनट दीजिए। देखिए, हिंसा की राजनीति वहाँ सिद्धार्थनगर इमरजेंसी के पहले से स्थिति रही है और एक समय में चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का था। ममता बनर्जी और बादल जी आज भी, कल वो किसी समय कांग्रेस पार्टी के ही हिस्सा थे। जो जिस पर ममता जी आरोप लगाती थी, लेफ्ट के गुंडे, अपराधी, बंदूकधारी, वो भी ममता की पार्टी में आ गए। अब कुछ उनमें से वही लोग ऐसे हैं जो वो भी हमला करते हैं, वो टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी पर जब लगातार हमला होता है तो कई जगह संघर्ष की स्थिति दिखती है। पुलिस को भी ये सही है जो अभी हम बादल जी कह रहे थे, ममता जी का एक बड़ा प्रभाव रहा है। मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूं कि कल किसकी जीत होगी। चुनाव आयोग जाना इसलिए जरूरी है कि और अदालत भी जाना पड़ सकता है क्योंकि स्थितियां जिस तरह की आ रही हैं, ऐसा मैंने विपिन जी, मैं लगभग 45 साल से बिहार बंगाल की राजनीति को देखता रहा हूँ, गया भी हूँ कितनी बार। राजीव गांधी के लिए लाल सलाम, जिस समय लेफ्ट का कब्जा हो गया था, उस समय कहा गया था कि हमने हेडलाइन बनाई थी, राजीव इतनी भीड़ थी सड़कों पर। आज कांग्रेस वहाँ नहीं है, आज कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के साथ है, अब प्रत्यक्ष रूप से ममता के साथ भी हो ही जाएगी। तो अब इस समय केवल कन्फ्रंटेशन ममता और बीजेपी का जो दिखाई दे रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि उस राजनीति को कहीं एक ऐसे किनारे पर एक दूसरा विकल्प जनता के सामने दिखाई दे और बीजेपी उसे कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है और सड़क पर भी लड़ रही है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय और नड्डा जी के उस काफिले पर जब हमला हुआ, देखिए बहुत शर्मनाक है। और जिसके बाद ममता जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मैं ममता जी की बहुत इज्जत करता हूं,
और मेरा ख्याल है बीजेपी के नेता भी करते हैं, क्योंकि वो तो कल तक अटल जी के साथ भी थी एक समय कुछ वर्ष पहले। इसलिए ममता जी जिस भाषा का इस्तेमाल नड्डा जी के लिए किया, किसी पार्टी अध्यक्ष के लिए, नड्डा जी छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष यदि वो लालू यादव जी की पार्टी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बातें कहेगा, बड़ी नेता मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, ये साबित करता है कि उनको लग रहा है कि नहीं बीजेपी कहीं हमारा हिस्सा हमारा तोड़ रही है, हमारा गढ़ टूट रहा है, हमारा दुर्ग गिर रहा है। ये स्थिति चुनाव आयोग के सामने या देश के सामने आना जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव हो। बंगाल की जनता आज भी कई समस्याओं से गंभीर रूप से परेशान है। वहां के चाय बागान के लोगों को आज तक किसान जो छोटे उत्पादक हैं उनको ममता जी ने भी किसान नहीं माना। उनको 6,000 रुपया जो केंद्र से जाता है वो भी किसी किसान को नहीं मिला जी। क्या वो मुद्दे होना चाहिए, या केवल ये मुद्दे कि बीजेपी क्यों आ रही है, अध्यक्ष क्यों आ रहा है, पार्टी क्यों आ रही है, कांग्रेस क्यों आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, मुद्दों पे भी हम बात करते हैं, आते हैं। और सच बात है, चुनाव में असल मुद्दे होने चाहिए, ना कि ये कि एक दूसरे पर हिंसा का आरोप ही सिर्फ मुद्दे बन के रह जाए यहाँ पर। आशुतोष, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव आयोग में जाने की बात है या निष्पक्ष चुनाव कराने की बात है या हिंसा से परे कोई भी चुनाव हो, तो हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा देखा गया है, तो अगर हिंसा या इस तरह की चीजें बनती हैं तो इसमें किसी एक पार्टी का नुकसान होगा और दूसरी पार्टी का फायदा होगा? क्या बीजेपी ये कोशिश कर रही है यहाँ पे कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए या थोड़ा वक्त से पहले आचार संहिता लग जाए तो चीजें उसके लिए ज्यादा बेहतर होगी, उसके फेवर में होगी? देखिए, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव हो वो स्पष्ट तौर पर दो राजनीतिक दलों के बीच में हो, यानी तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो। इसके लिए वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि वहां पर सिर्फ दो ही दल हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां सीपीएम और कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बचती है। दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन जाने की बात है, ये दरअसल प्रेशर टैक्टिक्स है और ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश है। आप भी ये जानते हैं कि चुनाव आयोग अपने तरीके से किसी तरीके की कोई आचार संहिता लागू कर ही नहीं सकता, संवैधानिक स्तर पर भी और संस्थानिक स्तर पर भी, क्योंकि जो आचार संहिता होती है वो चुनाव की घोषणा के बाद ही होती है, चुनाव की घोषणा के साथ ही होती है, अलग से नहीं लागू हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन वो प्रेशर लगातार बनाए रखना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही गलती कर रही है जो दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2014 में गलती की या 2019 में गलती की। गलती क्या की? गलती ये की कि आप लगातार एक पार्टी को, एक नेता को अगर आप टारगेट करते रहते हैं तो लोगों की सहानुभूति उनके साथ होती जाती है। जो अरविंद केजरीवाल 2015 में वो चुनाव हार सकते थे और ऐसा पार्लियामेंट के चुनाव के बाद लग रहा था, जब 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीत गई तो भारी मत से जीती थी। उसके बाद स्पेक्टिकुलर तरीके से 67 सीटें भारतीय आम आदमी पार्टी जीती। वो इसलिए जीती क्योंकि सत्ता के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बना दिया। तो एक जाहिर सहानुभूति। मुझे लगता है कि जनता पार्टी की स्थिति पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति थी। 18 सीटें उसको मिली थी, 39% वोट उसको मिला था। तृणमूल कांग्रेस से सिर्फ 4% की कमी थी। ऐसे में उसको जमीन पर काम करके अपने आप को कंसोलिडेट करने का काम करेंगे। अगर आप ममता बनर्जी पर जितना हमला करेंगे, ममता बनर्जी को ही फायदा होगा, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ सवाल है जो फिर एक बार प्रेम जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आशुतोष श्रीवास्तव जी के पास जाता हूं, जो हमारे इस पैनल पे एक तरीके से संविधान विशेषज्ञ के तौर पे भी हैं। आशुतोष जी, जो आशुतोष अभी बता रहे थे, उसके हिसाब से तो ये संभव नहीं है कि पहले आचार संहिता आ जाए कुछ भी, लेकिन अगर हम टेक्निकली इसे समझना चाहें तो क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है उसके पहले इन सिफारिशों के तहत? आचार संहिता जैसी कोई चीज लगे ना लगे, किस तरीके से बीजेपी को इस मूव से फायदा हो सकता है, या सिर्फ जैसा वो कह रहे थे कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है? नहीं, मैं आशुतोष जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इलेक्शन कमीशन जो रूल्स है उसी हिसाब से उसको लगाया जाएगा। अब जहां तक आपने ये जो है प्रेसिडेंट रूल की जो बात करी है, तो उसके अंदर मैं लीगल पॉइंट में यही बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 356 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, संविधान का, उसमें इस जो है पावर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, इन द सेंस कि अगर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अगर नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आर्टिकल 357 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर इस इंसिडेंस की बात करें तो
अभी हमने देखा होगा 1994 में जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में डिसाइड किया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारे क्रिटिसिज्म को लेते हुए एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो है आर्टिकल 356 का जो है इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में। इसके लिए बहुत ही मतलब इमरजेंट सिचुएशन होना चाहिए, और उसके पूरे गाइडलाइंस तय किए गए थे 1994 में। वो एसआर बोमाई का जो मामला था वो एक्चुअली कर्नाटका का था, जहां पे जो है दो पार्टी, जनता पार्टी और लोक दल, दोनों ने मिलके एक जनता दल पार्टी बनाई थी उस टाइम 80s में, और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद कुछ एमएलएज ने लेटर दिया था और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। तब ये माना गया था कि जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी, और इसलिए जो है एप्लीकेशन देने के बाद सीएम जो मिस्टर बोमई थे, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। जबकि बाद में जब ये मामला सामने आया तो ये पता चला कि जो है मिस रिप्रेजेंटेशन से कुछ एमएलएज के सिग्नेचर लिए गए थे, और उसको जो है इस चीज के लिए यूज किया गया था। और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है प्रेसिडेंट रूल इस तरह से नहीं लगाया जा सकता, इसके प्रॉपर गाइडलाइंस बनाए गए, और तब से जो है वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो पंजाब में लगा था 1951 में, और मुझे लगता है कि आज की डेट में एक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़ करके सारे पूरे देश में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। ये सब हमने देखा है, 70s में भी देखा, अभी पहले भी जो है ये सारे मामले आए थे। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल का जो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जहां पे अभी जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जा सकता है जब जो है स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है फंक्शन नहीं कर रहा हो। ये बहुत ही वाइड मामला है, इसके अंदर ये छोटे कोई इंसिडेंट्स होने से ऐसा नहीं माना जा सकता कि भले ही राज्यपाल भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भेजे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने जैसे बताया कि प्रेसिडेंट को पावर है, आर्टिकल 357 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरा पावर है, और उसके लिए पार्लियामेंट का कोई जो है कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये पावर जो है कब यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए गाइडलाइंस है 1994 का। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये गाइडलाइंस के तहत बैठता है और इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए तो बात अलग है, वो लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है हर ऐसी स्थिति में जहां लॉ एंड ऑर्डर का जो है इश्यूज आ गया, एक दो इंसिडेंसेस आ गए, सिर्फ उसी इंसिडेंस में ऐसे लगाने के लिए ही जो पहले लगाया जा रहा था, इसी वजह से इसको ये किया गया। जैसे हमें 1975 में जब लगा था जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 25 जून 1975 को, जब इंदिरा गांधी जी जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और वहां पे एलिगेशंस लगा था कि कुछ ब्राइबरी और इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे इलेक्शन में, और ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। तो जस्टिस सिन्हा साहब ने जो ऑर्डर किया था उस टाइम पे, उसमें 6 साल के लिए बार किया गया था इलेक्शन के लिए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा, जो कि 21 महीनों तक जो है प्रेसिडेंट रूल चला। तो इन सारे मामलों को देखते हुए, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत है, इसमें क्रिटिसिज्म है, पब्लिक ओपिनियन है कि जो है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं अब बहुत सारे सवाल और उठते हैं, क्योंकि हो क्यों रहा है ये सब कुछ, हो तो एक चुनाव के लिए रहा है। तो आलोक मेहता जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपका चाहूंगा कि क्या बीजेपी प्रेसिडेंट रूल की बात हो या ये हो, इसे करके वास्तव में वहां पे प्रेसिडेंट रूल लाना चाहती है? वो खुद भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इस तरह की कोई चीज हो, क्योंकि ये आखिर जनभावना को भी इंपैक्ट करेगी। देखिए विपिन जी, जहां तक मैं समझता हूं पब्लिकली तो वो कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाएं, लेकिन जैसा अभी आशुतोष जी ने भी कहा, प्रेसिडेंट रूल अभी 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव की स्थितियां हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट रूल लगा करके उनको ही सत्ता संभालें और पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी इसीलिए उन्होंने क्या मांग किया है, अर्धसैनिक बल वहां लगाइए। मतलब पुलिस पर भी भरोसा इसलिए नहीं है कि हर जगह, ऐसा नहीं कि केवल उस राज्य में होता, कई जगह पुलिस उसकी तरह पूर्वाग्रह सत्ता के साथ हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ पब्लिक में पोस्चर ये रहेगा कि देखिए यहाँ ठीक से न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय और कई नेता इसकी मांग कर चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियां जब तक कोई बहुत ही विस्फोटक न हो जाए, जब खुद बिल्कुल ही पूरा विद्रोह, मान लीजिए अर्धसैनिक सीआरपीएफ का प्रमुख जाए, उसी को जेल में भेज दे पुलिस वाला, तब तो ऐसी स्थिति हो सकती है। सीबीआई वालों को बंद कर दिया था, ममता जी के राज में कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति शासन होगा। अन्यथा मुझे लगता है
कि सूट यही करेगा सभी दलों को कि उस समय राष्ट्रपति शासन न हो, इलेक्शन कमीशन की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ निष्पक्ष चुनाव हो। जी ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या ममता जी चारों तरफ से घिरी हैं और उनकी स्थिति वाकई में उतनी मजबूत नहीं है जैसे उन्होंने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया? देवनाथ साहब, अगर हम बात करें तो दक्षिण में, अगर दक्षिण बंगाल की बात करें तो स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन उत्तर हो गया या ढाड़ हो गया, यहां पर आपके हाथ से अगर हम 2019 के चुनाव की बात कर ले, वहां से अगर थोड़े से रेफरेंस निकालें तो आपके लिए भी यानी कि टीएमसी को बहुत काम करने की जरूरत है और ये सीधी सीधी चुनौती मिल रही है बीजेपी की तरफ से। क्या ममता बनर्जी यहां पर चीजों को लूज कर रही हैं? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड वर्क है, क्या उस ग्राउंड वर्क पे वो पिछड़ गई हैं? बादल जी। हेलो बादल साहब, हाँ आपके लिए सवाल। हेलो जी जी, बादल साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरा आवाज जा रहा है? जी आपकी आ रही है, आप मेरा सवाल सुन पाए क्या? आवाज मिल रहा है विपिन जी? हाँ जी मिल रहा है, आप म्यूट पर है शायद। मेरा आवाज जा रहा है? जी आपकी आ रही है, लेकिन आप, मुझे लगता है बादल साहब अभी फिलहाल सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं प्रेम शुक्ला साहब के पास आता हूँ। शुक्ला जी इस समय जो बीजेपी, अगर जो बीजेपी को अगर सत्ता में आना है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ममता जी का जो गढ़ है यानी कि दक्षिण बंगाल, उसमें आपको सेंध लगानी ही पड़ेगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, चाहे आप पिछला विधानसभा चुनाव ले लें, चाहे आप लोकसभा का चुनाव ले लें, चाहे पंचायत के चुनाव ले लें, ऐसा लगता नहीं है कि वहां पर बीजेपी ज्यादा कुछ कर पाई है। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर बंगाल में या दूसरे हिस्से में, लेकिन जो दक्षिण है और जिसमें विधानसभा की ज्यादातर सीटें आएंगी, जब तक वहां पर बीजेपी कुछ बड़ा नहीं करती तब तक बंगाल बीजेपी का नहीं हो सकता। देखिए विपिन जी, 9 साल पहले बीजेपी का कितना मत प्रतिशत था बंगाल में? हम 4% पर खड़े थे और 9 वर्षों में हम 40% पर आ गए। और आप पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2016 के विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति क्या थी और हम 2019 के लोकसभा चुनाव में कहाँ पहुंचे? तो इसका साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सतत जो है बंगाल की जनता का समर्थन बढ़ता चला गया है, उसने छलांग लगाई है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी 2021 में स्वाभाविक तौर पर जो लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तानाशाही भ्रष्ट शासन से तंग आ चुके हैं, वह जनता बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाने के लिए, रोहिंग्या का गढ़ बनने से बचाने के लिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बनने से बचाने के लिए, वहां पर सुशासन के लिए, वहां विकास का महामार्ग प्रारंभ हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देगी। जिस तरह से उत्तर बंगाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आया है, दक्षिण बंगाल में भी स्वाभाविक परिवर्तन की लहर आपको जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तिथियां घोषित होंगी, जब मतदान का अवसर मिलेगा, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने के लिए जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटों को जीतने में सफलता हासिल होगी। लेकिन शुक्ला जी, आपका ये जो सारा कॉन्फिडेंस है जो मैं समझ रहा हूं, वो तो 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर आ रहा है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम एक जैसा जनता का मानस देखें? क्या वो उसी आधार पर फिर से वोट करेगी? क्या आपको वही सफलता फिर से मिलती हुई दिखाई देगी? उससे बेहतर सफलता मिलेगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ज्यादा गिरी है। अम्फान चुनाव के बाद भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा तौर पर दिखाई दिया है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोलेबाजी लगातार बढ़ी है। वहां राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तुलना में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बंगाल की जनता ज्यादा सुदृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। चलिए ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। बादल साहब,
बादल साहब, ये कहना है प्रेम शुक्ला जी का, मैं आपसे पहले वही सवाल पूछ रहा था कि अगर हम बंगाल को देखें तो अब बंगाल में खेमे, अगर आप उसको साफ साफ डिवाइड दिख रहा है, एक तरफ दिख रहा है कि बीजेपी ने उत्तर बंगाल में राढ़ में अपना बहुत मजबूत किला तैयार किया है, जो उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सफलता मिलती हुई दिखाई दी, और आपका जो वर्चस्व है वो सिमट के जो रह गया है वो खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम में रह गया है। तो क्या इस बार दक्षिण और पश्चिम में जो आपका गढ़ है उसमें बीजेपी सेंध ना लगा दे? क्या आपको भरोसा है या वो भी आपके हाथ से जाता हुआ दिखेगा? मैं 2-3-4 लाइन बताऊंगा, मुझे 30 सेकंड टाइम दीजिए। आपके पास टाइम है पूरा, बोलिए। ममता बनर्जी का नॉर्थ बंगाल जलपाईगुड़ी में, जहां उत्तर बंगाल आप कह रहे हैं, वहां पर एक रेलवे सभा था, लाखों लोगों का भीड़ हुआ वहां पर। आज का सभा 1 बजे का हुआ था। उसके पहले मेदिनीपुर नॉर्थ में, उत्तर में, दक्षिण में जो सभा हुआ उसमें भी बहुत सारे भीड़ हो रहा है। और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जो 2019 में मोदी जी था दिल्ली में, जो प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार थे, प्राइम मिनिस्टर। और बंगाल में क्या होता है, बंगाल विधानसभा चुनाव अलग है, यहाँ पर भाजपा का एक भी लीडर नहीं है जो सीएम बन सकता है, और ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसका भी नाम लीजिएगा उसका बंगाल में किसी को चॉइस नहीं है तो कौन सीएम बनेगा। जो भी लोग आ रहे हैं सब बाहर से आ रहा है और यहाँ पर संगठन का काम कर रहा है। तीसरा बात, आप जो 356 का जो बात है यहाँ पर कहिए, मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। 356 क्यों नहीं होगा? चुनाव आयोग का 1 महीने से पहले से काम शुरू हो गया। पीएम के साथ बात कैसे नॉमिनेशन होगा, एफिडेविट कैसे होगा, वहाँ उसका फॉलोअर कैसे होगा, वो नॉमिनेट सब कुछ, हर कुछ का काम 1 महीने से पहले से शुरू हो गया चुनाव आयोग का। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हैं, जो पार्टी के चुनाव से संपर्क रहते हैं, वो लोग जानते हैं जो कैसे चुनाव के 6 महीने पहले से करते हैं। पार्टी का जो पॉलिसी है वो उसको, और जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल होता है, सिंबल कैसे ऑर्डर किया जाता है 6 महीने पहले से, वो भी पूरा काम शुरू हो गया। इससे पहले 350 से लागू करना गलत होगा और नहीं होगा, क्योंकि चुनाव काल भी चुनाव बंगाल में आ रहा है, यहाँ पर ऐसा काम करेगा। अर्थात ये 356 अभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव में ठीक है, नहीं उस पर चर्चा हो गई, उस पर बात हो गई। तो आशुतोष, आप तो बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है आशुतोष जी, मतलब हमारे जो पत्रकार बंधु है आशुतोष जी, आपके पास आ रहा हूं, और वो ये कि आप ठीक है, दोनों पार्टियों को अपनी अपनी बातों पे भरोसा है, लेकिन हम तो ग्राउंड पे देखते हैं। तो जो मैं सवाल लेकर गया था, चाहे शुक्ला जी के पास हो चाहे बादल साहब के पास हो, कि जो मेन दक्षिण वाला हिस्सा है जहां पर अभी भी पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ है ममता बनर्जी की, और टारगेट भी बीजेपी वहीं कर रही है, वहीं पर नड्डा साहब जाते हैं, वहीं पे पूरा फोकस है, वहीं पे कोशिश है कि जो पार्टी में असंतोष है टीएमसी के अंदर उसको थोड़ा भुनाया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो न सिर्फ टीएमसी का होल्ड इस इलाके में अच्छा है, बाकी अगर नंबर 2 पे देखा जाए तो वाम दलों का भी होल्ड इस इलाके में बहुत बढ़िया रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा कि वो इस हिस्से को तोड़े, क्योंकि इसको तोड़े बिना या इसमें घुसे बिना उनके लिए बंगाल जीतना उतना आसान नहीं होगा या संभव नहीं होगा? देखिए विपिन जी, जो माइक्रो स्टोरी है वो तो दिन पर दिन बदलती रहती है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और मेरा हमेशा से मानना होता है कि जो मैक्रो पिक्चर है उसको पकड़नी चाहिए। मैक्रो पिक्चर क्या है पश्चिम बंगाल की, या जो हमारे यहाँ पिछले दिनों चुनाव हुए उसके संदर्भ में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा के चुनाव में वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप बिहार का उदाहरण दीजिए तो बिहार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिली थी। विधानसभा में कितनी सीटें मिली? 0.06% ज्यादा मिली आरजेडी गठबंधन से। तो ये जो एक्सेप्शनल ड्रॉप होता है वो इसलिए ड्रॉप होता है क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी जी जो है वो मुद्दा होता, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना होता, लोग उसलिए वोट करने के लिए निकलते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली लोकसभा की, ममता बनर्जी की पार्टी को 24 सीटें मिली। वोट कितना मिला? 39%, और तृणमूल को कितना मिला? 43%। अब अगर आप इसको जक्स्टापोज करिए 2014 की लोकसभा के और 2016 की विधानसभा से, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के चुनाव में 18% वोट मिला था, लेकिन जब 2 साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 8% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का गिर गया, 10% पर रह गया। अब इसको मैं 2016 का जो ये वोट शेयर है, ये स्टडी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट के चुनाव की तुलना में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। 2-3 दिक्कतें। पहली दिक्कत क्या है कि वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ क्या कोई बड़ा नेता है या नहीं नेता है, जो दिल्ली के अंदर या दूसरे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है।
कि ममता बनर्जी के जब लोग कहेंगे जो चीज राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को लेकर आती है, तो मोदी जी के सामने कौन, तब पता चलता है वहां तो कोई ऐसा नेता नहीं है। तो लोग ये तुलना करेंगे कि ममता बनर्जी के सामने कौन है, तो वहां पे उनको छोटे नेता दिखाई पड़ेंगे, तब आदमी जो है वो रिस्क लेना पसंद नहीं करता। दूसरी बात, ममता बनर्जी वहां से पिछले कम से कम, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि 1982-83 के बाद से राजनीति कर रही, एक एक चीज की जानकारी है, हर चीज को वो समझती बूझती हैं, कॉस्ट इक्वेशन क्या है, रीजनल इक्वेशन क्या है, सारी चीजें। बीजेपी अभी गई है, तो बीजेपी के लिए आप ये कहिएगा कि 6 महीने के बाद चुनाव होगा और अचानक तख्ता पलट कर देंगे, मुझे इसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नजर आती है। हाँ, बीजेपी मेहनत बहुत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हम ये बैठ के मैक्रो पिक्चर अगर हम कर लें कि जो परफॉर्मेंस उसका लोकसभा के चुनाव में होगा, उसी तरीके का परफॉर्मेंस उसका अगर विधानसभा में होगा, तो मुझे इस थियरी में यकीन नहीं है। अभी कम से कम 2, 2.5, 3 महीने और देखना पड़ेगा कि जमीन पे मूवमेंट क्या है, तब आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वह जीत की स्थिति में खड़ी है। जी ठीक है आलोक मेहता जी, तो यही सारी चीजें चाहे वो बीजेपी और टीएमसी दोनों पर लागू होती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण पर बीजेपी को फोकस करना है, लेकिन क्या हम श्योर हैं कि उत्तर में जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा में था वही का वही बीजेपी विधानसभा में दोबारा दोहरा पाएगी कि नहीं? दूसरी तरफ अगर टीएमसी को देखते हैं तो यह दिख रहा है कि पार्टी में जिस तरह का असंतोष पनप रहा है, जिस तरीके से पार्टी के लोग अपने ही, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, उनसे असंतुष्ट है या उनके कारण नाराज हैं या प्रशांत किशोर की चीज को लेकर नाराज है, तो ममता के लिए बीजेपी से ज्यादा बड़ा सरदर्द तो खुद की पार्टी बनी हुई है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए इस तरह की इक्वेशन है, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा हालांकि बहुत दूर की बात है। जैसा आशुतोष भी कह रहे हैं कि अभी मैक्रो की बात करें, माइक्रो की नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न आएंगे। बिल्कुल विपिन जी, देखिए इस पे दो बात देखिए आप। असम में कितना पहले बीजेपी को लोग मानते थे क्या कि असम में भी पूर्वोत्तर राज्यों में उस तरह से बीजेपी का प्रभाव नहीं था। बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनसंघ को 11-12 सीटें मिली थी उस जमाने में, 11-12 सीटें। आप अंदाज लगाइए तब कहाँ वो कुछ जनसंघ भी कुछ नहीं था। लेकिन आप देखिए कि ये कहना आरएसएस का काम वहाँ लगातार चलता रहा, और आशुतोष जी मुझसे ज़्यादा आरएसएस संघ पर काम कर चुके हैं, वो इस बात को मानेंगे कि संघ की एक्टिविटी भी बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रही। बीजेपी और उनको आप अलग करिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उनका आदमी वही तो काडर है। आज हिंदुत्व का मुद्दा कहिए, इसलिए ये मानना कि बिल्कुल नहीं है, अभी उनका नेता कौन होगा, नेता तो कोई असम में भी नहीं दिखता। कई नए नेता बना करके त्रिपुरा में खड़ा कर दिया गया। मैंने त्रिपुरा में तो जो दिल्ली में घूम रहे थे सड़कों पर, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इसलिए ये हमारा केवल पुरानी जो थ्योरीज हैं, समीकरण हैं, गणित है, सारे फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है चुनौती दोनों बड़ी पार्टियों में है, और यहाँ तो वही है जो बिहार में नुकसान कांग्रेस और उनके साथ मिलने का हुआ, वही नुकसान ममता को कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी भी करने वाली हैं। उनके विभाजन और टीएमसी का विभाजन मतलब उनके जो लोग टूट रहे हैं, वो जो अब उनको लगा है कि अब मलाई इधर आने वाली है, कहीं कुछ मिल जाए। जरूरी नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन उनको एक सत्ता के नजदीक भी यदि पहुंचती है और एक बड़ी चुनौती देती है, ये लक्ष्य तो बीजेपी का है। और इसीलिए उसके मंत्री छोड़ करके खुलेआम अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे साबित होता है कि असंतोष, ममता जी की कड़ाई से भी कुछ असंतोष उभरा है, उसका फायदा बीजेपी क्यों नहीं उठाएगी? यदि मध्य प्रदेश में 25 आदमी दल बदल देंगे तो वहां 15 भी बदलेंगे, तो उसका फायदा बीजेपी क्यों नहीं उठाएगी? बिल्कुल। बादल देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक लूं उससे पहले आपकी टिप्पणी ले लेता हूं। जी बादल। मैं कहना चाहता हूं, ये बंगाल में भाजपा 18 सीट मिला है, जो आशुतोष जी कह दिया। जो राष्ट्रनेता देश में दो है, पक्ष में है मोदी, विपक्ष में है ममता, और कांग्रेस में राहुल गांधी है। लेकिन बंगाल में देखिए दो ही सर्वभारतीय पार्टी है, एक भाजपा है और टीएमसी भी सर्वभारतीय है, लेकिन एक राज्य 2-3 राज्यों को मिला के है। लेकिन ममता के विपक्ष में आज भी भाजपा का प्रदेश संघ परिवार जो है, और मैं भी 20 साल संघ, आप लोग जानते हैं संघ परिवार था 20 साल में, 10 में बाद मैंने भाजपा छोड़ दिया 2010 में। मैं अभी भी मैं जानता हूँ बंगाल में प्राय 30% इलाका है जहां पर बूथ कमेटी, अंचल कमेटी, वार्ड कमेटी जो भाजपा का अभी तक नहीं है। और उत्तर बंगो का बात जो आप कह रहे हैं, वहां पर 8 सीटों में से 7 सीट भाजपा को मिल गया है, और एक झारग्राम में यहाँ पर मिला दक्षिण बंग में, और वहां पर आज भी जो सभा हुआ, मैं कुचबिहार में जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, कुचबिहार नॉर्थ बंगाल जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। मैं खुद जानता हूँ भाजपा का लोकल स्तर में अभी संगठन नहीं है, जो
2019 में जो हाई वहां उठा था जो मोदी जी के लिए, अभी बंगाल में उतना नहीं है। इसलिए कैलाश जी, मुकुल जी, दिलीप जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन उन्नयन के बारे में कुछ नहीं। वो क्या करेगा, उसका विकास क्या होगा, कुछ भी वो लोग नहीं कह रहे। तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ लेके चुनाव जीत नहीं सकते भाजपा, और लीडर नहीं है बंगाल में भाजपा का, मुद्दा यही है। और अर्जुन सिंह का बात, मुकुल राय का बात जो आप कह रहे हैं, वो मुकुल राय का जो बात कर रहे हैं, वो लोग टीएमसी का सस्पेंड लीडर है। नीतीश कुमार में नॉर्थ बंगाल सस्पेंड लीडर है, उसको लोग माफिया कहते हैं। अर्जुन सिंह को माफिया कहते हैं लोग, और मुकुल राय टीएमसी से अड्डा नाड्डा सब मास्टरमाइंड उनको कहते हैं। तो ये लोग को सामने रख के भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत सकते, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अच्छा आदमी लेके आइए, जो बंगाल से जो बात कर, जिसको लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाली देश और बांग्ला में गली में उत्तर पूर्व भारत में ममता बनर्जी को समर्थन करते हैं, और भाजपा कहने के इसी कारण ठीक है, चलिए आपने मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं शुक्ला जी की टिप्पणी के बिना ब्रेक ले नहीं सकता। शुक्ला जी, तो ये है कि आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आप प्रस्तुत करें ममता बनर्जी के सामने बंगाल में, अगर बात लोकल चुनाव की होती है, बंगाल की होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 2017 के पहले लोग यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। 2014 महाराष्ट्र में भी यही बात कही जा रही थी। हरियाणा में भी 2014 में कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भाजपा का चेहरा कौन। त्रिपुरा में जैसे आलोक जी ने बताया, चेहरा ही नहीं दिखाई देता था। भाई वहां तो इतनी कम्युनिस्ट पार्टी इतने दिनों से थी कि वहां लगता था कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे उखाड़ कर फेंकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री तक जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जिस तरह से हमारी नीतियां और कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने का काम होता है, उसका परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर लोग वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया कि नहीं दिया? 312 सीटें 2017 में किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिया था, किसी पोल सर्वे ने नहीं माना था। त्रिपुरा में हम 3/4 बहुमत ले आएंगे, ये किसने कहा था? महाराष्ट्र में 2014 में हम 120 सीटें ले जाएंगे, हम 46 सीट पर थे उसके पहले। किसने इसकी प्रेडिक्शन किया था? कहाँ, कौन सा चेहरा देख के दिया था? तो इसका साफ सीधा जो है, बादल जी जरा शांत संयम रखिए, धैर्य रखिए। बादल जी क्यों आप व्यग्र क्यों हो रहे हैं? बादल जी व्यग्र क्यों हो रहे हैं? आप बादल जी व्यग्र क्यों हो रहे हैं? विपिन जी, बादल जी तो बीच में अनावश्यक टोका टोकी कर रहे हैं। मैं तो आपको सुन रहा था, बादल जी क्यों व्यग्रता का कारण क्या है? उनको धैर्य पूर्वक सुनिए ना, बात पूरी करने दीजिए। ममता बनर्जी का जो इतना बड़ा पॉपुलैरिटी है, इस पॉपुलैरिटी को और बंगाली को आपको ध्यान होगा, आपको बादल जी आराम से गलत काम भी है। बादल जी आराम से शांति। इसके बाद बादल जी बोलने दीजिए। क्या तरीका है? बादल जी एक मिनट बादल जी, उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। आपकी बात शांति से सुनिए, उन्हें पूछे। हाँ जी, कीजिए। बादल जी तो अनायास गरज रहे हैं, इनके पास कोई पानी नहीं, फिर भी गरजे जा रहे हैं। ना गरजे भाई, बादल जी आराम से शांत रहे। देखिए, संकट ऐसा है, 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए। तब यही आशुतोष जी मुझे कई चैनलों पर कहते थे अक्सर कि भाई, आशुतोष जी का कहना होता था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस से कैसे लड़ेगी? मोदी जी के आ जाने के कारण जो ध्रुवीकरण हो जाएगा तो भाजपा तो साफ हो जाएगी। लेकिन 2014 के चुनाव में जब 272 प्लस आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया, किसने हमारा मजाक नहीं उड़ाया था? किसके मन में किसने प्रश्न नहीं पूछा था? आशुतोष जी, आप कितनी बार प्रश्न पूछते थे, आप तो भूले नहीं होंगे। लेकिन 272 प्लस आया ना 2019 में, फिर आप लोग हमसे पूछा करते थे कि साहब अब आप बढ़ेंगे कहाँ? आपको 2272 में तो आप घटेंगे, क्योंकि फिर बीच में बोलने लगे भाई साहब। चलिए, ठीक है। बादल जी क्यों गरज रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। डिबेट के अंदर अगर हंसते हुए चेहरे दिखे 6 की 6 विंडो में तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है इसके अंदर। चलिए, इसी मुस्कुराहट पे और इसी हंसी पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बंगाल की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी घिरी हुई नजर आ रही है? चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा वाली बात हो, चाहे आचार संहिता वक्त से पहले लागू करने की बात हो, बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग के पास, और तमाम और दूसरी चीजें भी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार अपना किला बचाना उतना आसान नहीं
होगा और 10 साल का इस शासन क्या इस बार खत्म होगा और बीजेपी एक बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब होगी पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी वक्त बाकी और उससे पहले बातचीत होती है, बहस होती है, वही आज हम कर रहे हैं लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर अब काफ़ी सारी बातें हो रही थी ब्रेक से पहले। मैं एक बार फिर से जाता हूँ, आशुतोष जी आप ही के पास आता हूँ। आपके लिए प्रश्न भी छोड़ दिया था शुक्ला जी ने, लेकिन मैं फिर भी ये समझना चाहूँगा कि कई बार अगर हम ये दोनों तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर हम ये देखें दिल्ली का उदाहरण ले लें तो बात उल्टी लगती है, लेकिन जितने सारे उदाहरण प्रेम शुक्ला जी ने गिनवाए हैं तो वो भी बात सही है कि बीजेपी ने बहुत सारी जगह पे बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और प्रचंड बहुमत से जीता। तो ये चीज पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो सकती? दो बातें। पहली बात तो मैं प्रेम शुक्ला जी हमारे मित्र हैं, इनकी याददाश्त दुरुस्त करना चाहूंगा। 2014 के चुनाव के समय में मैं आम आदमी पार्टी में था, मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मैं एंकर की भूमिका में नहीं था, इसलिए जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें उचित तथ्यात्मक तौर पर गलत है। दूसरी बात, जहां तक बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि त्रिपुरा का उदाहरण उन्होंने दिया है और साथ ही साथ दूसरे कई राज्यों का उदाहरण भी उन्होंने दिया है, बिल्कुल सही उन्होंने उदाहरण दिया है। लेकिन ये उदाहरण 2017 के पहले के हैं। 2017 के बाद के अगर आप चुनाव देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग तरीके का तस्वीर नजर आएगी। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव की तुलना में कमजोर हुआ है और जो भी उनका नेता रहा है वो नेता पुलापुल नहीं कर पाया है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि जो ममता बनर्जी वाली जो थियरी है वो एक थियरी है। असली थियरी इस बात को लेकर यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क आया है। नरेंद्र मोदी जी विधानसभा का चुनाव अपने बल पर बीजेपी को जिताने में 70 to 80% नाकामयाब रहे। अगर आप कहें तो मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। अगर आप गुजरात चुनाव को खाली छोड़ दें तो कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई, तोड़फोड़ तो जरूर बनाई। उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव में भयंकर जीत हुई, लेकिन हरियाणा में अपने बल पर बहुमत बीजेपी लेकर नहीं आ पाई। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी 220 से ज्यादा शिवसेना के साथ बात कर रही थी, सिर्फ 160 के आसपास सीट लेकर आई है। और बिहार में हारते हारते भारतीय जनता पार्टी बची है, जबकि जनता दल यूनाइटेड का साथ उसके साथ था। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी थी जिसका ना कोई नेता था ना कोई संगठन था। तो ये, इसके बाद झारखंड का उदाहरण आपके सामने मौजूद है, वहां पे बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। तो ये जो उदाहरण है ये स्पष्ट करते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव को 18 सीटें मिल गई आपको 2019 में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2021 के विधानसभा के चुनाव में आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी। 18 सीटों का मतलब 122 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा। ये स्पष्ट तौर पर देखना पड़ेगा कि अगर, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अब आप जक्स्टापोज करिए इस फिगर को कि ममता बनर्जी वहां पर एक सबसे बड़ी नेता के तौर पर है और वहां पर क्या मोदी जी अपने बल पर चुनाव जिता पाएंगे? मुझे दिलीप घोष तो नहीं जिता पाएंगे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अर्जुन सिंह नहीं जिता पाएंगे, मुकुल राय नहीं जिता पाएंगे, शुभेंद्र अधिकारी भी आ जाए तो वो भी नहीं जिता पाएंगे। जिता सकते हैं सिर्फ मोदी जी जिता सकते हैं। तो मोदी जी क्या जिता पाएंगे? पिछले 9 चुनाव का उदाहरण मेरे साथ, गोवा को मैं भूल गया, 2 चुनाव का उदाहरण मेरे सामने है, वहां नरेंद्र मोदी जी अपने बल पर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं करा पाए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसमें बीजेपी को अभी बहुत संघर्ष करना होगा वहां पे। ठीक है, तो मैं आलोक मेहता जी के पास जाऊंगा, लेकिन छोटी टिप्पणी प्रेम शुक्ला जी आपकी इस बीच, छोटी सी। जी 2 चीजें। एक तो मैंने आशुतोष जी, मैंने कहा कई चैनलों पे, इसका मतलब था कि मैं आपको एंकर नहीं, आपके नेता के रूप में कह रहा हूं, आपकी टिप्पणियां थी। दूसरी बात, आप 2017 तक कह रहे हैं, त्रिपुरा में तो 2018 में चुनाव ही हुआ। असेंबली इलेक्शन 2018 में त्रिपुरा में हुआ और त्रिपुरा में किस तरह से परिवर्तन आया आपके सामने है, वो 2017 के बाद की घटना है। अकेला उदाहरण बस। चलिए ठीक है, चलिए इस चीज को छोड़ते हैं क्योंकि ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल पे ग्राउंड पे बात करें, मेहता जी, ग्राउंड पे अगर हम देखें तो देखिए, चाहे वो उत्तर बंगाल में अगर क्यों बीजेपी को सफलता मिली, अगर थोड़ा अंदर जाके देखें तो बहुत सारे लोग जो कि बातचीत में आया, सुनने में आया, कहने में आया और पढ़ने में आया कि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची, उससे उनको फायदा हुआ और उनको कहीं लगा कि हाँ कुछ है। लेकिन अब फिर ये बात दक्षिण बंगाल में क्यों नहीं आपको देखने को मिलती, या फिर कुछ दूसरे इलाकों में क्यों नहीं देखने को मिलती? अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या बंगाल के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो ये तो थोड़ा तराजू इस तरफ और तराजू उस तरफ जाता रहेगा।
लेकिन बीजेपी ने अपने संगठन के लेवल पे काम किया है, तो ममता बनर्जी की अपनी नेता के रूप में छवि है। अब उनकी पार्टी में असंतोष है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, तो दोनों ही पार्टियों के पास बहुत सारे फैक्टर होंगे। लेकिन और फिर एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि एक बड़ा प्रतिशत मुस्लिम समुदाय का भी पश्चिम बंगाल से आता है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो क्या ये सारे समीकरण जब बैठेंगे तो इसमें किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसका प्रेडिक्शन हम किस आधार पर लगाएं? देखिए, आप और हम अभी भविष्यवाणी का भी बहुत सारे कार्यक्रम आपको करना है, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं, देखिए बहुकोणीय चुनाव है। मध्य प्रदेश, मैं वहीं का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां होती थी इसलिए उसको हुआ। राजस्थान में भी 2 ही पार्टी, और खास करके वसुंधरा को तो हराना बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते थे, वसुंधरा हार जाए, वो भी बड़ा कारण था। इसलिए ये सब स्थानीय कारण होते हैं। और मैं अभी भी मानता हूं कि ऐसा नहीं बीजेपी वहां पर बड़ा एकदम विजय का रथ लेकर के ही जा रही है, वो भी शायद वस्तुस्थिति समझती होगी। और कुछ इलाकों में, जैसा आपने कहा शहरी इलाके में, जब आप बार बार सारा प्रतिपक्ष जब ये कहता है कि अंबानी टाटा उनकी सरकार है, अडानी की सरकार है, उसका फायदा लोग क्या चाहते हैं? भाई ममता जी ने उस समय वहां पर नहीं आने दिया टाटा को, तो गुजरात चले गए, वो चाहे उस स्कीम का जो हुआ हो। लेकिन सही बात यह है कि वहां के लोग यदि पढ़ा लिखा है, या जैसे आपने कहा कुछ इलाकों में उनको लगता है वो बिल्कुल अंधभक्त की तरह से नहीं है, ना बीजेपी के लिए अंधभक्त कहेंगे ना उनको, लेकिन वो भविष्य देखते हैं कि यदि भाई यहाँ भी उद्योग आए, यहाँ भी रोजगार मिले, यहाँ भी, और मुस्लिम हिंदू यदि करेंगे, जो अभी कहा भी है बार बार सीए वगैरह में जो बात की गई है, तो उससे फिर भी एक ध्रुवीकरण का फायदा जितना उन पार्टी को नहीं मिलेगा, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि संघर्ष कड़ा होगा, और बहुत ही कड़ा निश्चित रूप से बीजेपी। लेकिन मैं आज से फिर कहूंगा, बीजेपी या कांग्रेस ने नीति छोड़ दी, वरना दूरगामी ढंग से वो चलती है, विजय न भी मिले, यदि किला आधे वहां पर पहुंच के झंडा अपना फहरा दिया, उसका भी कितना लाभ मिलेगा, उसके अगले चुनाव में क्या फायदा मिलेगा, उस रणनीति पे जो बड़ी पार्टियां काम करेंगी। ओवैसी आपने नाम लिया, बिहार में क्या हुआ, ओवैसी उस इलाके में जीत गई जहां लालू यादव कांग्रेस कभी कितनी होती थी, वहां पर बीजेपी भी आ गई और ओवैसी भी आ गई। ऐसे इलाकों में जितना बहुकोणीय होगा, उसका फायदा और नुकसान दोनों ममता को भी होगा और इनको भी हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस लेफ्ट पार्टी माओवादियों के साथ, माले के साथ जा रही है, इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं बिहार में जो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुकोणीय संघर्ष का फायदा भी ये पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्विकली बादल साहब मुझे बताइए कि अब जो मैंने मुस्लिम समीकरण की बात की, तो क्या टीएमसी ओवैसी के साथ हाथ मिलाना चाहेगी, और दूसरी बात कि पार्टी के अंदर जो असंतोष है उससे ममता कैसे निपटेंगी? बिल्कुल विपिन जी, मैं एक बात मैंने आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो वाईसी का पार्टी, आप ध्यान से सुन लीजिए, सब मिलकर सुन ले। वाईसी का जो पार्टी है वो हिंदी भाषी मुस्लिम है, और बंगाल बांग्ला उत्तर बांग्ला में, उत्तर पूर्व भारत में, बांग्लादेश में वो ये बंगाली मुस्लिम है, और तब शिया और सुन्नी है। यहाँ का जो मुस्लिम है वो उन लोगों को मानते नहीं है, और थोड़ा कुछ हिंदी भाषी मुस्लिम है जो वाईसी में गया है, और ये लोग मीम का पार्टी नहीं करेगा, ये मान लीजिए, क्योंकि इसमें वो उसका धर्म के अंदर ही बात है। मैं इसको कुछ कह ना सकता हूँ, क्योंकि सारे मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, सबको लेके मैं थोड़ा जल्दी दीदी सब करते हैं, और इसमें वाईसी का कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपने स्पष्ट कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन ममता इस पर क्या लेकर आती हैं? हालांकि मेरा सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया कि अंतःकलह का क्या करेंगे, जो लोग छिटकने की बात कर रहे हैं, जो छिटक चुके हैं, उनका क्या होगा। लेकिन चलिए, अभी तो बहुत सारी चर्चाएं इस पर और करनी है। कुल मिला के समय क्योंकि यहां समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अभी दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, अपनी तरफ से चाहे जुबानी तौर पर एक जंग हो रही है या थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ग्राउंड पे भी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन किस करवट बैठेगा। दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना होगा कि यहां पर वाम दल भी हैं जो अपना खेल दिखाएंगे। कांग्रेस का भी वोट परसेंट दोनों चुनाव में इतना कम नहीं था कि वो किसी को आहत ना करे, और साथ में ओवैसी ने भी यहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो वो इस पूरे समीकरण को किस तरीके से बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, तो अभी कई चर्चाएं बंगाल पर और होनी है। आज ये मौका था। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।